ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक पीईटी रिसाइकलिंग एंड द रीपॉलीमराइजेशन। पॉलीइथाइलीन टेरिपेथाइलेट की रिसाइकलिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि उसमें पॉलीमर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें दोबारा से हम लोग इसकी रीपॉलीमराइजेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन पॉलीमर लाइक पीईटी कैन बी रिसाइकल्ड मोर इजीली देन द एडिशन पॉलीमर्स। यहाँ तक आपको मैंने बताया था कि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं इनकी रिसाइकलिंग इजी होती है एज कम्पेयर टू वाटर, सॉरी एज कम्पेयर टू एडिशन पॉलीमर्स। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसका आंसर लेके आना है कि क्यों ऐसा होता है, इसकी क्या रीजन है। मैं लास्ट में आप लोगों से इसके रीजंस लूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि पीईटी इज अ टाइप ऑफ पॉलीस्टर यूज टू मेक बॉटल कंटेनर्स एंड फाइबर्स। हमारे पास पॉलीइथाइलीन टेरिपेथाइलेट जो है ये एक टाइप ऑफ पॉलीस्टर है, ठीक है। जिसको हम लोग यूज करते हैं किस काम के लिए, बॉटल्स को बनाने के लिए, कंटेनर्स वगैरह के लिए और फाइबर्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करे होते हैं। ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग, यानी जब आप इसकी रिसाइकलिंग करते हैं दोबारा इसको, इस प्रोडक्ट को इसकी एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो चीजें दो मिल के, जिन मोनोमर्स ने कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाया था पीईटी, अब दोबारा से आप उस पॉलीमर को कन्वर्ट करके दोबारा से मोनोमर्स बना रहे हैं। तो फिर क्या होता है, पीईटी अंडरगो एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये अपनी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाता है, मींस कि हम इसमें एसिड को ऐड करवाएंगे। एसिड क्या करेगा, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन करके ब्रेकिंग इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल मोनोमर्स, दोबारा से ये अपने ओरिजिनल मोनोमर्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो पॉलीमर से दोबारा हमारे पास जो है वो मोनोमर बन जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने किस तरह से करनी है। कंडीशंस हमें कुछ रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंडीशंस है इसमें। फर्स्ट देखिए कंडीशंस क्या होंगी। कैटलिस्ट आप कौन सी यूज करेंगे, आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा हमारे पास। एसिड आप या तो H2SO4 यूज करेंगे या फिर आप जो है वो HCl को यूज करेंगे। टेम्परेचर आप जो है वो हाई लेंगे, 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेंगे। और उसके बाद प्रेशर जो होगा वो हमारे पास एलिवेटेड प्रेशर होगा, हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके एलिवेटेड मीन्स के हमारे पास एक हाई प्रेशर हम अप्लाई करेंगे। अब जरा हम लोग पढ़े रिसाइकलिंग एंड द पॉलीमराइजेशन ऑफ द पॉलीइथाइलीन टेरिपेथाइलेट, हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करें। ठीक है। इसी कंडीशन में आपको बता रही हूँ, कैटलिस्ट हमारे पास या H2SO4 या HCl, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। टेम्परेचर आपने हाई प्रोवाइड करना है 200 से लेकर 250 तक। और प्रेशर आप प्रोवाइड करेंगे एलिवेटेड प्रेशर, मीन्स कि ये भी हमारे पास जो हाइट पे आप प्रेशर यूज कर रहे होते हैं, मीन्स के हाई प्रेशर आपने यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या है कि मीन्स के प्रोसेस क्या क्या होगा, किस तरह से हम लोग इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। मुझे 1 मिनट दें बस, मैं अपनी जगह चेंज करूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है कि प्रोसेस हमारे पास क्या होगा। प्रोसेस हमारे पास ये होगा कि ईस्टर का जो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा। 1 मिनट आप लोग की चैट देख लूं। अच्छा, ईस्टर हमारे पास क्या है, ईस्टर का ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले प्रोसेस में क्या आता है कि ईस्टर का ब्रेकडाउन किया जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होगा कि द ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन द polyethylene terephthalate are cleaved by the water molecule in the presence of acid। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि देखो, अब प्रोडक्ट आपके पास क्या बनी थी, अगर दोबारा से हम उस प्रोडक्ट को रिवाइज करें, मैं आपको एक दफा रिएक्शन दोबारा करके देखते हैं, तो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पॉलीइथाइलीन टेरिपेथाइलेट की प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, यानी इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था। ये प्रोडक्ट बनी थी हमारे पास ना। अच्छा, अब हमारे पास इसमें आ, हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसका था वो ये था कि साइड पे यहाँ पे हमारे पास ओ बॉन्ड था, आगे हमारे पास इसके बाद आगे कार्बन था। कार्बन की यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और नीचे भी एक हाइड्रोजन है। इसके बाद हमारे पास फिर दोबारा एक कार्बन आ जाता है।
इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। आगे ऑक्सीजन है, फिर आगे कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक बेंजीन रिंग शो हो रही है। ठीक है। आगे कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास एन। ठीक है। इसको हम कहते हैं पीईटी। आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि आप एक एल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, रिजल्ट में आपके पास बना था पीईटी। ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना। हमने एक एल्कोहल का रिएक्शन करवाया था किस चीज के साथ, एक इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन हुआ था टेरिपथैलिक एसिड के साथ, और रिजल्ट में हमारे पास पीईटी बना था। जब आप अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, हमने ये रिएक्शन बहुत दफा किया कि हमारे पास ईस्टर बनता है। ठीक है। अब ये जो आपके पास देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ पे साथ ऑक्सीजन होते हैं, ये हमारे पास होता है ईस्टर। जब आप इसकी एसिड, अब ये देखो प्रोडक्ट ये था। अब आपने एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में ये काम करना है कि इस प्रोडक्ट को, पीईटी को आपने कन्वर्ट करना है। ये पॉलीमर है ना, पॉलीमर आपके पास बना हुआ है, आपने दोबारा से कन्वर्ट करना है टू मोनोमर्स में। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट दोबारा से करना है मोनोमर में। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, द ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन द पॉलीइथाइलिन टेरिपेथाइलेट आर क्लीव्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू इसको क्लीव्ड करें, मतलब इस पे वाटर का अटैक करवाएं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन दोनों का रिएक्शन आपने करके, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी तो प्रोड्यूस हुए थे, इन दोनों का आपने रिएक्शन करके और इसको आपने क्लीव कर देना है, इसका ब्रेक डाउन कर देना है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ साथ आप इसमें एसिड भी ऐड करेंगे, लाइक आपने H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं, या आप HCl भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर्स हो जाएगी। द पॉलीमर चेन ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक मोनोमर्स। टेरिपेथैलिक एसिड और इथेन 1,2-डायोल मीन्स के इथाइलिन ग्लाइकोल इन टू प्रोडक्ट्स में, सॉरी इन टू मोनोमर्स में रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीईटी से। टेरिपेथैलिक एसिड और इथेन 1,2-डायोल बन जाएगा। मीन्स के जो रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एग्जैक्टली exactly उसका ऑपोजिट हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जहां पे हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट कर रही है पीईटी को, और उसके बाद प्रोडक्ट साइड जो है वो, उसमें हमारे पास क्या है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मीन हम लोग टेरिपेथैलिक एसिड भी कहते होते हैं, और हमारे पास इथीन इथेन 1,4 डायोल आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यहाँ तक हो गया हमारे पास तमाम प्रोसेस कंप्लीट। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प रिकवर द प्योर मोनोमर्स दैट कैन बी रीयूज टू मेक न्यू पेरी इथालीन टेरिपेथैलेट। मीन्स कि कह रहे हैं कि आप जो है जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आप बहुत इजीली दोबारा से रिएक्टेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। जब आपने दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बन गया, अब अगर आप प्रोडक्ट आपकी मर्जी का नहीं बना, या जो प्रोडक्ट आप चाहते थे वो प्रॉपरली उस तरह से नहीं बन रहा, या किसी भी वजह से आप ये चाहते हैं कि दोबारा से आप मोनोमर्स को रिकवर कर लें, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप उसको एसिड, अगर उसके आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मीन्स कि उसके ऊपर आप अगर आप उसके ऊपर एसिड का अटैक करवा देते हैं तो रिजल्ट में दोबारा से वो मोनोमर्स आपके पास आ जाएंगे। रिड्यूस द नीड फॉर द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ऐसा नहीं, इससे ना क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपके पास एक्चुअल जो प्रोडक्ट आप चाह रहे थे पेरी पॉलीथैलीन टेरिपेथेलेट की, अगर वो नहीं बनी, तो आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं गया, बल्कि आप दोबारा से इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा के दोबारा मोनोमर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उन्हीं मोनोमर्स को आप किसी और फॉर्म में, किसी और प्रोडक्ट में बना रहे बाद में। तो आपका जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल क्या होता है, जब दो हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, तो जो दो हमारे पास मोनोमर्स हैं एक्चुअली वो रॉ मटेरियल है। तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा, आपको दोबारा से जाके पेट्रोलियम सोर्सेज से उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उसी की एसिड हाइड्रोलिसिस करवा के और आप जो है इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग द प्लास्टिक वेस्ट एंड प्रमोटिंग द सर्कुलर रिसाइकलिंग। इससे आप लोग रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट प्रमोट कर सकते हैं कि देखो रिसाइकलिंग कितने बेनिफिट्स है। एक जो चीज़ एक्चुअल प्रोडक्ट हमारी नहीं बन पाई थी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसका वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम, क्योंकि एक केमिकल है ना, अगर आप इस केमिकल का वेस्ट करेंगे तो हमारी ये पोल्यूशन कॉज करेगा, हमारे एनवायरमेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग बजाय इसको कि वेस्ट करें, हम इसको दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं, दोबारा से इसको यूज कर रहे हैं और एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हम पोल्यूशन से बच सकते हैं,
हम जो है वो इसको वेस्ट, पब्लिक वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को, केमिकल्स के वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक हो गया कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या था, उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या क्या थी, प्रोसेस क्या था हमारे पास, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो मुझे बता दें। कोई पॉइंट नहीं है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद आपकी बुक में अगर आप देखो फिगर 12.1 है, जिसमें आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, एक रिसाइकलिंग चार्ट शो किया गया एक साइकिल की फॉर्म में। और उसमें वो चार्ट आपको क्या बता रहे हैं? चार्ट में एक्चुअली आपको शो किया जा रहा है एक फ्लो डायग्राम शो की जा रही है रिसाइकलिंग की। फर्स्ट जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है पीईटी बॉटल्स इन दी सर्कुलेशन से। अब ये क्या होता है, इसमें आप लोगों ने करना क्या सबसे पहले, मीन्स आपको ये पूरा चार्ट जो शो करवाएगा कि आपने कैसे दोबारा से इसको कन्वर्ट कर दिया अपनी बैक प्रोडक्ट के अंदर। द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ पीईटी बॉटल्स इंक्लूड सेवरल स्टेप फॉलोइंग अ पीईटी बॉटल। इसमें क्या होता है, इस बॉटल को हम लोग क्या यूज करें, इसका यहाँ पे क्या होगा, यूज बॉटल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड द एनवायरमेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पीईटी से जो बॉटल्स बनती हैं, उन बॉटल्स को अगर फॉर एग्जांपल अब वो यूज में नहीं आ रही और आपकी चाहते हैं कि उसको दोबारा से रिसाइकिल कर ले, दोबारा से उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दे, तो वो जो पीटी बॉटल्स सबसे पहले उनको कलेक्ट करें कंज्यूमर से और एनवायरनमेंट से। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एज अ वेस्ट किसी ने जगह जगह पे फेंक दिए हैं तो वहां वहां से कलेक्ट करें। उसके बाद जो जो कंज्यूमर्स लेके गए हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में हम भी तो आते हैं ना, हमने भी अगर वो बॉटल यूज करने के लिए अपने घरों में, तो डेफिनेटली पीटी बॉटल्स हम लोग अपने घरों में नहीं लाते। लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कंज्यूमर लोग ही होते हैं, कंज्यूमर लेबोरेटरी के स्पेशलिस्ट ही होते हैं, जिन्होंने बॉटल्स लेके लेबोरेटरी में काम करने के लिए ले गए होते हैं। तो वहां से बॉटल्स को दोबारा से कलेक्ट करें, एनवायरनमेंट से भी और कंज्यूमर से भी कलेक्ट करें। फर्स्ट आपका पॉइंट ये हो जाएगा। कलेक्शन के बाद क्या करना है, वेस्ट पीईटी बॉटल्स आर गैदर्ड एट रिसाइकलिंग सेंटर, दोबारा से इसको रिसाइकलिंग सेंटर में जहां पे इसको दोबारा से उसकी रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा, वहां पे उसको पहुंचाएं। वहां पहले उनको सबको इकट्ठा करके वहां तक पहुंचाना है अपने कलेक्शन ऑफ द वेस्ट बॉटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, बॉटल्स मेड ऑफ अदर प्लास्टिक आर सेपरेटेड। वो बॉटल्स जो आपके पास नॉन पीईटी होंगी, जो पॉलीइथाइलिन टेरिपेथाइलेट की बॉटल्स नहीं होंगी, आपने उनको सेपरेट कर लेना है उन बॉटल से जो कि पीईटी वाली बॉटल्स थी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सॉर्टिंग आउट नॉन पीईटी बॉटल्स, जो पीईटी से मिलकर नहीं बनी हुई बॉटल्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीईटी बॉटल्स आर श्रेडेड इनटू स्मॉल फ्लेक्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको श्रेड कर दें। श्रेडिंग क्या होती है, देखो आपने ये वर्ड श्रेडिंग का पता है कहाँ सुना होगा, चिकन को श्रेड किया जाता है। जब क्लब सैंडविचेस बनाए जाते हैं तो चिकन को श्रेड करके डालते होते हैं। तो वहां से कॉन्सेप्ट को समझो कि श्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कि आपने पीटी बॉटल्स जो है उनकी श्रेडिंग करनी है, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। उसकी कन्वर्जन आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। मतलब मैं आपको सिंपल एक तरीका बताती हूँ जो आप घर में कर सकते हैं अपने बॉटल्स के साथ। वो ये कर सकते हैं कि आप एक नाइफ, ले लें, सीजर ले लें या कोई नाइफ ले लें, उससे उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर दें, सारी बॉटल के पीसेस बना दें। ठीक है, इसी तरह से लेबोरेटरी में और डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे प्रॉपरली बॉटल्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, बॉटल्स पीटी बॉटल्स श्रेडेड इनटू द स्मॉल फ्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, सिंक फ्लॉट सेपरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्स आर वॉश्ड एंड सेपरेटेड बेस्ड ऑन डेंसिटी टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। उसके बाद जो फ्लेक्स होंगे, मीन्स वो जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स थे बॉटल्स के, उनको आपने वॉश करना है, पहले उनको प्रॉपरली उनको साफ करना है। उसके बाद आपने उनको सेपरेट कर लेने हैं। किस बेसिस पे सेपरेट करें, उनकी डेंसिटी के बेस पे, मास पर वॉल्यूम के बेस पे। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको सेपरेट, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको सेपरेट। और इस तरह से करके इम्प्योरिटीज देखो। अगर अब होता कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो छोटे पार्ट्स सारे आपके पास थे बॉटल के, और उनमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी हम लोग कहते होते हैं, डेंसिटी को शो करते हैं इस रॉ से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास वाला होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा ज्यादा होगी, उसको आप सेपरेट कर लेंगे। अब डेंसिटी उसकी क्यों ज्यादा है, एक एक बेसिक से इंफॉर्मेशन है कि उसका डेफिनेटली मैथ इसलिए ज़्यादा बिकॉज उसके पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज अटैच होंगी। उन इम्प्योरिटीज का भी तो कोई ना कोई वेट होगा ना, वजन होगा, जिसकी वजह से वो बहुत हैवी हो चुकी है क्योंकि उसका मैथ ज़्यादा हो चुका होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि फ्लेक्स को वॉश करें और सेपरेट करते बेस्ड ऑन द डेंसिटी टू रिमूव दी इम्प्योरिटीज। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज अबाउट द वॉशिंग ऑफ द फ्लेक्स, clean to remove labels,
रेजिड्यू एंड डर्ट। उसके बाद जो फ्लेक्स हैं उन पे अगर कहीं पे कोई लेबल अटैच है, कोई रेजिड्यू अटैच है, मीन्स कि कोई अगर इम्प्योरिटी बच गई उसको कहते हैं रेजिड्यू। ठीक है, जो बाद में चीज लास्ट में बच जाती है उसको कहा जाता है रेजिड्यू। कोई अटैच है उसके ऊपर कहीं पे भी, उसको रिमूव कर ले। लेबल्स क्या होते हैं, हमारी बॉटल्स पे लेबल्स लगे होते हैं, नेस्ले की बॉटल पे नेस्ले का लेबल लगा होगा। अगर कोई लेबल वगैरह कहीं पे अटैच है तो उसको भी आपने रिमूव कर लेना, क्लीन कर लेना, वॉश कर लेना, सेपरेट कर लेना है। इसके बाद क्लीन फ्लेक्स आर मेल्टेड एंड एक्सट्रूडेड इनटू द ग्रेन्यूल्स। इसके बाद आपने वो जो फ्लेक्स थे, वो छोटे छोटे पार्ट्स थे बॉटल्स के, जिनको आपने कट करके अलग अलग पीस बनाए थे, उनको आप मेल्ट कर दें। मेल्ट करेंगे तो वो एक लिक्विड बन जाएगा आपके पास, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ जाएगा। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, देखो छोटे छोटे जरे दाने दाने से होते हैं, इस तरह के बन जाएंगे आपके पास। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एक्सट्रूडिंग ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट 8 पॉइंट क्या था, ग्रेन्यूल्स आर रीहीटेड एंड मोल्डेड इनटू अ न्यू पीईटी बॉटल। ग्रेन्यूल्स जो बने हैं उसको आपने दोबारा से उनको रीहीट करना है। फिर जब वो एक दफा जब हीटिंग कर लेंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, दोबारा से उसकी आप हीटिंग करेंगे, और हीटिंग करके आप उसमें क्या करेंगे, उसको दोबारा से एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर देंगे, उसको न्यू शेप में मोल्ड कर देंगे। मीन्स कि आपने उसकी, अब देखो वो सारा लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर आप एक गिलास पर डालोगे तो वो एक गिलास की शेप ले लेगा। उसको आप किसी, फॉर एग्जांपल किसी डिश में ऐड करते हो तो वो डिश वाली एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। उसको अगर आप कोई, आपके पास कोई मोल्ड है, कोई स्ट्रक्चर सा बना हुआ है स्टार टाइप का, उसमें ऐड करोगे तो वो स्टार की शेप ले जाएगा। तो क्योंकि वो तो लिक्विड है ना, तो वो जिस शेप में आप उसको ऐड करेंगे वो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 8 स्टेप्स थे। द फर्स्ट वन इज पीटी बॉटल्स इन द सर्कुलेशन, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने हर जगह जगह से, एनवायरनमेंट में कहीं पड़ा है, कहीं भी किसी के घर पड़ी हुई बॉटल्स, किसी लैब में पड़ी हुई, तमाम जगहों से आपने कलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उन बॉटल्स को कलेक्ट करने के बाद उनको रिसाइकलिंग सेंटर में पहुंचाना है। उसके बाद बॉटल्स के आपने पीसेस करने हैं, पीसेस करने के बाद उसमें जो नॉन पीईटी बॉटल्स उनको सेपरेट आउट कर देना है। सेपरेट करने के बाद उसको श्रेड कर देना है स्मॉल पीसेस में। स्मॉल पीस में श्रेड करने के बाद उसकी वॉशिंग करें। वॉशिंग के बाद उसको सेपरेट करें डेंसिटी की बेस पे, उसके मास की बेसिस पे, उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव करें, उसको प्रॉपरली क्लीन करें, तमाम लेबल्स, रेजिड्यूज, डर्ट सब कुछ रिमूव कर दे। फिर उसके बाद आपने उसकी मेल्टिंग करनी है, और मेल्टिंग एक दफा उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद दोबारा मेल्टिंग करके, और अब वो जो गरम गरम आपके पास एक लिक्विड सा आया, उसको आपने क्या करना होगा, उसको आपने एक मोल्ड में ऐड कर देना, और वो उसी मोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने एक वेस्ट पीटी को, जो कि आपके पास, आपको लगता था कि ये तो मेरा जो प्रोडक्ट बने ये बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसको इस तरह से रिसाइकलिंग करके एक यूजफुल प्रोडक्ट में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया तो मुझसे पूछें आप। मैम क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, सबको क्लियर है? ये ठीक है। इब्राहिम, आपको, अब्दुल रहमान, फातिमा, अ, आमना। यस मैम। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कंक्लूजन है। कंक्लूड करते हैं टॉपिक को, पीटी रिसाइकलिंग इज एन इफेक्टिव वे टू रीयूज द पॉलीमर वेस्ट। पॉलीमर के वेस्ट को आप रीयूज करने का एक बहुत ही बेस्ट वे होता है। द प्रोसेस रिकवर्स द वैल्यूएबल रॉ मटेरियल, हेल्प्स कंजर्व द रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल रॉ मटेरियल को आप रिकवर कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो है आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इट डिमॉन्स्ट्रेट्स अ की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। ये हमें एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले जाता है। कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक लेसन दे जाता है कि सस्टेनेबल केमिस्ट्री का, कि आप कैसे अपने वेस्ट को दोबारा से रीयूज करके अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से सेव रख सकते हैं। ये एक लेसन हमें ये टॉपिक दे गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें इस टॉपिक ने बताया। ये 3 इसके कंक्लूजन पॉइंट्स थे। यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक नंबर 12.1 का ही फर्दर एक टॉपिक था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज कार्टेशियन पॉलीमर्स का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है 12.2 प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक हमारे पास डिफाइन करते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक्स आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। मैन मेड प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर इसको खुद बनाया जाता है, मैन मेड होता है, मैन मेड मटेरियल होता है। मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स डिराइव मेनली फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। मीन्स कि आपके पास मोनोमर्स कौन से हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आपके पास मोनोमर होगा। जब इन मोनोमर्स का आप आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, प्लास्टिक बनेगी। प्लास्टिक नेचुरली नहीं बना होता,
प्लास्टिक को हम लोग खुद तैयार करते हैं। एक सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है ये, सिंथेटिक जिसको आप खुद बनाते हैं। दे आर लाइट वेट, लाइट वेट होता है, इसका वेट कम होता है, ड्यूरेबल होगा, काफी टाइम तक चल जाता है, इजिली मोल्डेबल। इजिली आप इसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट शेप के अंदर। कैसे मोल्ड कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक प्लास्टिक का आपने बॉटल बनाई हुई है, और बॉटल को आप दोबारा किसी और फॉर्म में, एक प्लास्टिक की आप डिश में, या एक प्लास्टिक कोई और चीज है उसमें आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने ये चीज देख लिया। मोल्डेबल होती है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स सच एज द फाइबर्स में, शीट्स में, ट्यूब्स में, कंटेनर्स में, बॉटल्स में, इन सब चीजों में आप इसको कन्वर्ट दोबारा से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक डिपेंड अपॉन द पॉलीमर स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंडीशंस, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस। प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड करती है इसका स्ट्रक्चर के ऊपर, किस तरह का स्ट्रक्चर है प्लास्टिक का, उस पर डिपेंड करेंगी इनकी प्रॉपर्टीज। क्या केमिकल कंपोजिशन है, यानी किन किन केमिकल से मिलके प्लास्टिक बने, इस पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन पर मैटर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हमारे पास प्लास्टिक बने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। प्लास्टिक्स आर मेड ऑफ द लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, एक बहुत ही लंबी चेन होती है पॉलीमर मॉलिक्यूल जिससे मिलकर बना होता है ये प्लास्टिक। दीज चेन कैन बी लीनियर चेन भी हो सकती है, लीनियर पॉलीमर भी हो सकता है, बिल्कुल एक लाइन में लंबा भी हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो इस तरह से बना हो, एक क्रॉस लिंकेज भी हो सकती है, एक पॉलीमर ये जा रहा है और एक पॉलीमर इस तरह से जा रहा है, तो क्रॉस लिंकेज भी में हो सकती है। चेन्स आर कनेक्टेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। हार्डर भी होता है, टफर भी होता है, बहुत ही हीट रेजिस्टेंट भी होता है, बहुत जल्दी हीट से रेजिस्ट कर जाता है। तो इसलिए ये आपके पास क्रॉस वाला जो है बहुत ही हार्ड होगा, लीनियर वाला बहुत ही सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और इसको हम लोग मेल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने कोई डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बना के आपको दिखाया, मैंने आपको बता रही हूँ इसमें कि इसमें इस तरह से ना सारी लाइक चेन्स बनी होती है। जैसे देखो चेन किस तरह की होती है, चेन इसी तरह की बनी हुई होती है ना। तो इसमें मतलब इतनी ज्यादा लिंकेज होती है, ये हार्ड होता है, इसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, Vulcanized rubber, a cross-linked polymer of natural rubber made tougher by adding sulfur. Cross-linked carbon chains, yes. अगर आप लोग एक नेचुरल रबर के अंदर अगर आप उसमें सल्फर को ऐड कर देंगे तो उससे क्या होता है, वो एक वेल्केनाइज्ड रबर बन जाएगा। मीन्स कि एक ऐसा रबर जो कि अब वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बन चुका है, जो कि बहुत टफ भी है और जो कि बहुत ही हार्ड भी होगा। पहले नेचुरल रबर इतना हार्ड नहीं होता, उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें सल्फर को ऐड कर देंगे तो अब वो बहुत ही हार्डर हो जाएगा, उसको आप इजीली ब्रेक अब नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ये हार्ड क्यों होता है? हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें देखो, जब फॉर एग्जांपल अब देखो ये एक चीज है, सिंपल लाइन में है, लीनियर पॉलीमर के दिखा रही हूँ, ये एक लीनियर पॉलीमर बना हुआ है, इसमें बिल्कुल सीधे सीधे लिंकेज है। लेकिन अगर एक एक हार्ड जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक कार्बन ये अटैच है, ये चेन बनी हुई है इसकी पूरी कार्बन की, या एक कार्बन इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाए, और एक यहाँ पे हो जाए। अब इसके साथ आगे फर्दर तीन और हाइड्रोजन अटैच होंगे, शायद इसके साथ और कार्बन अटैच हो जाए तीन, इस उस कार्बन के साथ जो है फर्दर वो कार्बन अटैच हो जाए हमारे पास। तो इस तरह करके इन्होंने इतना एक लाइक स्ट्रक्चर अपना बनाया होता है, इसलिए बहुत हार्ड होते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो तब भी ये हमारे पास इससे नहीं, फॉर एग्जांपल इसको नहीं, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये फिर भी सेपरेट नहीं हो सकता इससे, क्योंकि इसके ऊपर और बहुत से कनेक्शन हुए होंगे। इसने फर्दर तीन बनाए होंगे, शायद ये जो ये वाला जो है इसने इससे कोई लिंकेज क्रिएट की हुई हो। तो आप ना उसको अगर ब्रेक करेंगे भी तो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, किसी जगह से उसको तोड़ेंगे तो बाकी इतने कनेक्शंस क्रिएट हुए होंगे ना कि आपके लिए उसको मुश्किल हो जाएगा उसको ब्रेक करना। इस तरह से। फिर अच्छा, इसलिए हमारे पास जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बहुत ही हार्ड होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यस, इसकी वही समरी मैंने शो कर दी है।
कि लीनियर में क्या होगा कि चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन क्रॉस में चेन्स लिंक्ड होंगी बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो लीनियर बहुत ही फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होता है, मेल्ट इजिली हो जाता है, लेकिन हमारे पास क्रॉस लिंक्ड में ये हार्ड भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा और ये हीट रेजिस्टेंट भी होगा। लीनियर जो पॉलीमर्स होते हैं ये पॉली, इसकी एग्जांपल आपके पास एक दी हुई है आपको पॉलीथैलीन, और आपके पास क्रॉस लिंक की आपको एग्जांपल दे दी है क्या, वेल्केनाइज्ड रबर या फिर बेकेलाइट की, आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी का था, हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। बेसिकली तीन केमिकल से मिलकर बना है। कौन से टाइप के मोनोमर्स ने कंबाइन हुए थे कि ये पॉलीमर बना था? द टाइप ऑफ मोनोमर्स एंड एडहेसिव्स यूज्ड डिटरमिन द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। यानी कौन सा टाइप का मोनोमर आपने यूज किया और उस मोनोमर्स को कंबाइन करने के लिए आपने कौन सा एडहेसिव यूज किया। एडहेसिव पता है क्या होता है? जैसे आपके पास गम होती है, गम एक एडहेसिव है। मीन्स के जो दो चीजों को आपस में मिलाती है उसको कहते हैं एडहेसिव। एडिटिव उनको कहते हैं, एडिसिव भी कह सकते हैं, एडिटिव भी कहते हैं, यहाँ पे वर्ड एडिटिव है। तो टाइप ऑफ मोनोमर पे और एडिटिव पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करें। मोनोमर्स में बेसिक रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, दे फॉर्म द पॉलीमर चेन। एडिटिव क्या होते हैं? द केमिकल मिक्स टू मॉडिफाई और इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करेगा, उसको और फर्दर ज्वाइनिंग में हेल्प आउट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कॉमन एडिटिव्स और उनके रोल्स देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं प्लास्टिसाइजर्स, सेकंड है स्टेबलाइजर्स, थर्ड है फिलर्स, फोर्थ है कॉलरेंट्स, फिफ्थ है हमारे पास फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, ये फाइव डिफरेंट हम लोग एडिटिव को स्टडी करेंगे, इनकी टाइप्स को। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज दी प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स में अब क्या होता है? प्लास्टिसाइजर्स में हमारे पास ये होता है कि ये इंक्रीज करता है क्या चीज, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस को इंक्रीज करता है। इसकी एग्जांपल जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में उसको यूज करते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबल नेचर का रहे। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, अच्छा, फर्स्ट प्लास्टिसाइजर हो जाएगा, सेकंड हमारे पास स्टेबलाइजर। इंप्रूव द रेजिस्टेंस टू हीट लाइट एंड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि उसको उसकी रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया जाता है हीट के लिए, लाइट तक, कि ये ज्यादा रेजिस्ट कर सके हीट से, लाइट से। ये ना हो कि थोड़ी सी अगर आप उस पर हीट देंगे तो वो एकदम से क्या कर जाए, एकदम से मेल्ट होके और अपनी एक्चुअल फॉर्म में दोबारा से मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए। प्रिवेंट द डीकलराइजेशन और ब्रिटलनेस। डीकलराइजेशन यानी कलर उसका लाइट होने से या कम होने से बिल्कुल डीकलराइज या कलर ब्लेस हो जाने से इसको हम बताते होते हैं, और ब्रिटलनेस से भी। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स हमारे पास रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को भी और ये स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करे होते हैं। लाइक चौक हो गया, जो स्कूल्स में मोस्टली यूज किया जाता है, आप तो यूज नहीं करते होते मोस्टली, स्कूल्स पहले यूज किया जाता है पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिलिका वगैरह हो गया। इसके बाद कॉलरेंट्स। कॉलरेंट्स क्या होते हैं? ऐड कलर। ये एक ऐसा एडिटिव है जो कलर ऐड करते हैं किसी भी चीज में। अगर आपने कोई कलर ऐड करना हो, उसको पिगमेंटेड करना हो, उसमें कलर ऐड करना हो, तो आप उसके लिए यूज करते होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पिगमेंट और डाइज वगैरह। डाइज और पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्स को ही कहते होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट्स, इसमें क्या होता है? ये रिड्यूस करते हैं फ्लेमेबिलिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज कर सकते हैं। इसके बाद 10, बाय चेंजिंग द कंपोजिशन एंड द एडिटिव प्लास्टिक्स कैन बी मेड मोर फ्लेक्सिबल और रिजिड, सॉरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है वो इनकी कंपोजिशन को चेंज करके उसमें एडिटिव को ऐड करके प्लास्टिक्स को हम बनाते हैं इस तरह से बहुत ही फ्लेक्सिबल। लाइक वो ऐसा हो कि वो मतलब ब्रेक हो सके, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप जरा सा उसके ऊपर कोई हीट, अगर उसको दूर से भी कोई हीट पड़े तो वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ऐसा भी ना हो। फ्लेक्सिबल हो, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो एकदम से। जैसे देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड होती है। अब रबर बैंड फ्लेक्सिबल है, जितना खींचो उतनी खींच सकती है, लेकिन इतनी इजीली टूटती नहीं है। आपके पास स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन स्प्रिंग जो है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये आती है कि स्प्रिंग फ्लेक्सिबल बहुत है, जितना खींचोगे खींचेगा, लेकिन इतना रिजिड नहीं होता कि उसका आप फौरन से तोड़ दोगे। मोर ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंट हो, कलरलेस होना चाहिए, इतना कलर ना हो उसका। और ओपैक होना चाहिए मीन्स कि उसमें से लाइट वगैरह पास कर सके। मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स और हीट। हीट और केमिकल से रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आपने जो है वो यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशंस। हम कौन सा टेम्परेचर देंगे और कौन सी प्रेशर की कंडीशन हम लोग यूज करेंगे? द कंडीशन फॉर द पॉलीमराइजेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द catalyst ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स आर molecular arrangement, degree of crystallinity, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा मुझे बताइए, लास्ट पॉइंट तक समझ आ गया आपको केमिकल कॉम्पोजिशन तक? Yes, ma'am.
ठीक है। Yes. नेक्स्ट को देखें, कंडीशंस ऑफ द पॉलीमराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स की। जो हमारे पास कंडीशंस है पॉलीमराइजेशन की, जो हम उनको कुछ कैटलिस्ट प्रोवाइड करे होते हैं, एक स्पेसिफिक हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करे होते हैं, एक स्पेसिफिक हम लोग प्रेशर प्रोवाइड करे होते हैं, इन सब के क्या इफेक्ट होते हैं, एक एक स्ट्रक्चर पे, एक पॉलीमर पे, एक मॉलिक्यूल पे, इसका क्या इफेक्ट होता है। ये उसकी अरेंजमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है, उसकी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। मीन्स कि देखो, जब दो मोनोमर को कंबाइन करोगे एक पॉलीमर बनेगा, वो कितना क्रिस्टल है या नहीं, ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे और प्रेशर वगैरह पे। अगर आपने टेम्परेचर हाई दिया होगा, प्रेशर भी प्रॉपर हाई, उसको उसके उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग देंगे, तो वो चीज़ बहुत ही क्लियर बनेगी, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही क्रिस्टल होगा बिल्कुल। देखो चीनी क्या होती है, क्रिस्टल होती है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर इसका अगर आप देखो, एक शेप होती है और अंदर से एक वाइट सी इसकी लेयर होती है। तो हमारे पास अगर आप इतना टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर अच्छा प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी क्रिस्टलिटी पर डिपेंड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पर भी डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका कलर कैसा होगा, कैसा नहीं नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, इस पर डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन is formed under the high pressure